बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बिहार न्यूज की शुरुआत करेंगे कि बिहार में घर बनाने का सपना अब लोगों का पूरा होगा, क्योंकि 5 लाख लोगों को, परिवारों को सरकार द्वारा घर दिया जाएगा। घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। हर साल औसत 1 लाख आवास निर्माण पर राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार 1000 करोड़ रुपए राजवंश देगी। नगर एवं आवास विकास मंत्री नितिन नवीन ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से साल 2029-30 तक आवास का निर्माण होना है। कैबिनेट से राजवांश की मंजूरी के बाद गरीबों को आवास मिलने में और तेजी आएगी। यह लाभार्थी आधारित आवास निर्माण और फिर भागीदारी में बनने वाले किफायती आवास के लिए राज्य सरकार लाभुकों को प्रति आवास 1-1 लाख रुपए देगी। यह पहले राज्य सरकार लाभार्थी आवास योजना में लाभुकों को प्रति आवासीय इकाई 50,000 रुपए सहायता राशि मिलती थी। इसके अलावा लाभुकों को केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। अब बिहार के शिक्षक कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। जब विभाग ने यह फरमान जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षण संवाद में ये फरमान जारी किया है कि शिक्षकों को कोचिंग और ट्यूशन में नहीं पढ़ाना है। इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षक है कहाँ। एनडीए की सरकार ने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया है। जब मानसिक रूप से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे में शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो फिर शिक्षकों का अधिकार उन्हें दिया गया, राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो फिर 5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। हमारे नेता तेजस्वी यादव और हमारी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी है। उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम साथ खड़े हैं। दोस्तों बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि वे एनडीए के साथ है, इस बात का संकेत है कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार, जिन्होंने कई बार अपना रुख बदला है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कहीं जाने वाले हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। जब अखिलेश सिंह का ध्यान एक दिन पहले जमुई में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिए गए नीतीश कुमार के भाषण की ओर दिया गया तो फिर उन्होंने ये बात कही है। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन का बिहार संस्करण है, उनके साथ अपने 2 अल्पकालिक गठबंधनों को एक गलती करार दिया था, जिसे वे कभी नहीं दोहराना चाहता है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी फिर कहीं जाने वाले हैं। जब कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमारे अनुमान है के अनुसार इस साल जनवरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में वापसी के बाद से ये 14वीं बार है जब नीतीश कुमार ने इस आशय का बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को 1, 2 या फिर 3 बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप ऐसा 14 बार करते हैं तो फिर ये केवल संदेह को ही जन्म देता है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी फिर से कहीं जाने वाले हैं। उनसे ये पूछा गया है कि क्या वे नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी आने की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने रहस्यमयी ढंग से टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है कि वे हमारे साथ आएंगे या फिर नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से कहीं जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आप पर गाज गिरेगी। जब गाड़ी चलाएंगे आपके बच्चे और गाज गिरेगी आप पर। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर के बड़ा कदम उठाते हुए नाबालिगों के वाहन चलाने पर नियम लागू कर दिया है। अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर यानी कि गाड़ी चलाने पर अभिभावकों को न केवल आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि गलती कोई और करे और सजा कोई और पाए। यानी कि गलती अगर आपके लड़के करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, तो फिर सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। परिवहन विभाग का ये फैसला सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल कॉलेज अपने छात्रों को वाहन लेकर के आने से रोकें। विशेष टीम अब स्कूल कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर नाबालिग चालकों की जांच करेंगे। जब नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसके अभिभावक या फिर वाहन स्वामी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और फिर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वाहन न चलाएं।
बिहार बीजेपी के एक नेता की हार्ट अटैक से जान चली गई है। आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन आज उनकी जान चली गई। जी हां, बिहार के बीजेपी नेता और निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार राजेश कुमार रोशन की हार्ट अटैक से जान चली गई है। उन्होंने तिरहुत सीट से शुक्रवार को स्नातक उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय नामांकन किया था। आपको बता दूं कि राजेश कुमार को सुबह 5 बजे घर पर दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद परिजन उन्हें लेकर के अस्पताल जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वे काफी समय से इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन गठबंधन समझौते के तहत सीट जदयू के कोटे में चली गई। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को निर्दलीय नामांकन कर दिया था। जी हां, भूमिहार पृष्ठभूमि से आने वाले राजेश कुमार रोशन बीजेपी के नेता थे। वे स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच चलाते हैं। भूमिहार वोटर्स के बीच उनकी अलग पहचान है। आपको बता दें कि तिरहुत एनडीए का मजबूत गढ़ है। इससे पहले इस सीट पर देवेंद्र चंद्र ठाकुर का कब्जा था। पिछले 22 सालों से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा था। ऐसे में इस बार एनडीए की ओर से यहां अभिषेक झा कैंडिडेट है। इसके अलावा आरजेडी ने वैश्य समुदाय से आने वाले गोपी किशन और फिर जनसुराज ने डॉक्टर विनायक गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मुख्य पार्टियों के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। दोस्तों, अब बिहार में संपत्ति पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में अब जमीन और फिर संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने इस संदर्भ में राजस्व विभाग से गृह विभाग को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि अनाधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खबर के अनुसार ये कदम भूमि विवादों में त्वरित निवारण के लिए उठाया गया है, ताकि बलपूर्वक कब्जा या बेदखली की स्थिति में थाना स्तर से तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस प्रक्रिया के तहत रैयतों को फौरी राहत दिलाने के लिए पुलिस थाने और फिर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर यह कदम भूमि अतिक्रमण की समस्या से निपटने और फिर जमीनों पर अवैध कब्जा को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि वास्तविक मालिकों की उनकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके और फिर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को तुरंत समाप्त किया जा सके। शिक्षा विभाग के दावे एकदम सरासर खोखले हैं। आश्वासन के बाद भी एक अनुमंडल वाले जिले में 2 डिवीजन का विकल्प नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या होती है, इसकी झलक हर दिन किसी न किसी घटना को देखने के बाद मिल ही जाती है। अब खबर यह है कि बिहार में टीचरों को ट्रांसफर के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि टीचरों को अपने घर के पास जॉब मिलेगी, लेकिन अब इसका हकीकत सामने आ गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया में आकर के दावा किया था कि राज्य के अंदर यानी कि बिहार के अंदर शिक्षकों को उनके ही अनुमंडल के अंदर नौकरी दी जाएगी इस ट्रांसफर रूल के तहत, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम ये बातें इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कई स्टूडेंट ने इसका खुलासा किया है। एक स्टूडेंट अमित कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान के बावजूद अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि जिस जिले में एक अनुमंडल है वहाँ 2 डिवीजन बांटे जाएंगे और शिक्षकों को उनके जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद पोर्टल पर 2 डिवीजन का चॉइस ट्रायल के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन ये अमल नहीं हुआ। अभी भी ऐसे 8 जिले के शिक्षकों को उस जिले में 2 डिवीजन का विकल्प नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अब बिहार के जेलों में बंद कैदी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तीसरी आंख पर नजर रखने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार के 51 जेलों में 8737 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कारा विभाग के आदेश के बाद बेल्ट्रॉन कंपनी द्वारा सर्वे करने का काम पूरा कर लिया है। किस जेल में कितनी संख्या में सीसीटीवी लगाना है, इसका प्रस्ताव बना करके कारा विभाग को समर्पित कर दिया है। पहले सिर्फ खानापूर्ति के लिए प्रशासन कार्यालय में ही कुछ संख्या में सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन अब बाथरूम को छोड़ करके जेल के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग के आदेश पर बंदियों के वार्ड में भी सीसीटीवी लगाया जाएगा। कैमरे से बंदियों की हर गतिविधियों के अलावा मुलाकातियों पर भी पैनी निगाह रखी जाएगी। सेंसर लगे इस कैमरे में बंदियों द्वारा क्या बातचीत की जाती है उसकी भी सतत रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार के कई ऐसे जेल हैं जिसके भवन भी जर्जर है। हालांकि लगातार जेल का नया भवन भी बनाने का काम किया जा रहा है। कई जेलों के 4 दीवारी की मरम्मत भी हाल ही में हुई है। दोस्तों, बिहार में 10वीं 12वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार के बारे में अगर बात किया जाए तो योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ये आवेदन कर सकते हैं। इस पद का नाम है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आयु सीमा के बारे में
बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 साल होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के द्वारा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ सकते हैं और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग से भागने वाले शिक्षकों पर अब अर्धदंड लगाया जाएगा। अब अपने जेब से 7,200 रुपए देने पड़ेंगे। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षकों को अब आवासीय प्रशिक्षण से रात्रि में भागना महंगा पड़ेगा। प्रशिक्षण से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी या उनके वेतन से प्रशिक्षण की राशि काटी जाएगी। इसको लेकर के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सख्ती बरतने का आदेश दिया है। इसको लेकर के SCERT के संयुक्त निदेशक सुषमा कुमारी ने शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज और फिर डाइट केंद्र के प्राचार्य को पत्र भेजा है। दरअसल सतत व्यवसायिक विकास योजना के तहत राज्य के यानी कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये राज्य के सभी सरकारी आवासीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और SCERT पटना में दिया जा रहा है। जिले से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। इस दौरान लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में शिक्षक रात्रि में प्रशिक्षण केंद्र पर नहीं रहते हैं, अपने घर या फिर नजदीक के किसी भी सगे संबंधियों के यहाँ पर चले जाते हैं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, ये तो आपको पता है। इसके रोकथाम को लेकर के पुलिस महकमे की तरफ से कई तरह के आदेश भी जारी किए जाते हैं। ऐसे में इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और फिर पीड़ितों को तुरंत सहायता को लेकर के डायल 112 की शुरुआत की गई है। 112 इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन अब इसी से जुड़ी हुई एक खबर कैमूर जिले से सामने आई है। जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कैमूर जिले में एक मामला सामने आया है जहाँ पर डायल 112 की गाड़ी कितनी सक्रिय है अपराधियों को पकड़ने के लिए, इसका एक रियलिटी चेक किया गया है। इसमें डायल 112 112 के कर्मी गाड़ी सड़क के किनारे लगा करके बत्ती जला करके आराम से सोए हुए नजर आए और सभी गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। किसी में 2 चालक मिले तो किसी में चालक और फिर एक पुलिसकर्मी की बदौलत पुलिस गश्ती कर रही थी, जिसमें कुदरा थाना से निकली डायल 112 की गाड़ी कुदरा थाना क्षेत्र के पुसोली के पास मिली, जो कि NH 2 के उत्तरी लेन के पास खड़ी थी। लाइट जल रहा था और फिर पदाधिकारी अंदर आराम फरमा रहे थे। डायल 112 के चालक विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया है कि मैं और अमित कुमार 2 लोग पुसोली ATM के सामने गाड़ी लगा करके मौजूद हैं। जब सोए नहीं है, जो सूचनाएं आती है तुरंत उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। जब भभुआ मोड़ कुदरा पर पहुंच गया तो फिर डायल 112 की गाड़ी NH 2 के किनारे बत्ती जला करके गाड़ी के अंदर 2 पुलिसकर्मी सोते हुए दिखे। जब लाइट जला करके खबरें बन रही थी तो फिर चालक की नींद टूट गई और पीछे सोया सिपाही भी जगा और जूता पहनता हुआ दिखाई दिया। चालक रामेश्वर कुमार सिंह ने बताया है कि ड्यूटी के लिए निकले हुए हैं, नींद आ गई थी इसलिए सो गए थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की नई शिक्षा नीति एक नए भारत का आगाज करने वाली है। यह इसकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। बिहार शिक्षा और ज्ञान का आदिकाल से ही केंद्र रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार से गहराई से जुड़ा रहा हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद गोपाल नारायण सिंह ने आग्रह किया था कि मेरे विश्वविद्यालय में जरूर आएं। आज मैं इस विश्वविद्यालय में आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जब अपने राज्यपाल के कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जाने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे महान महाज्ञानियों के बिहार में पदक और फिर उपाधि लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरव का दिन है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों 22 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। समारोह को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने भी संबोधित किया। यह उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के समक्ष संबोधन का अवसर गौरव सौभाग्य की बात है। दीक्षांत समारोह हो सकता है लेकिन शिक्षांत समारोह नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा एक व्यक्ति निर्माण करती है, वो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। दोस्तों, बिहार में अब ठंड दस्तक देने लगी है। बिहार का मौसम बदलने लगा है तो फिर अब सेहत को लेकर भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। पछुआ हवा के कारण ठंड में इजाफा होने लगा है। अधिकतर जिलों में सुबह कोहरा छा रहा है। इसके बाद धूप जरूर खिलती है लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। भागलपुर समेत आसपास के जिलों और फिर कोसी सीमांचल क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हिमालय क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी का असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार
अनुसार बिहार में ठंड अब अपनी रफ्तार में दिखेगी। 19 नवंबर से ठंड में इजाफा होने की संभावना है, यानी कि कल से। आपको बता दें कि मंगलवार से लगभग सभी जिलों में ठंड की एंट्री हो जाएगी। लोगों को दिन में भी ठंड महसूस होगी। सोमवार को भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया समेत कई जिलों में कुछ जगहों पर घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर 19 से 22 नवंबर तक कोहरे का असर कम रहेगा। वहीं पर हिमालय क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी का असर भागलपुर में भी दिखने लगा है। कल रविवार को जिले में घना कोहरा छाया था। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी मौसम का तेवर अब बदलाव के मोड में आ गया है। दोपहर मौसम का मिला जुला मिजाज भले ही रह रहा हो, पर पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इधर पछुआ हवा ने कनकनी बनानी शुरू कर दी है, जिससे ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मौसम का ये बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। इससे ठंड बढ़ रही है और फिर साथ में कोहरे का असर भी हो रहा है। विभागीय पूर्वानुमान में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना बताई गई है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि ठंड की अब शुरुआत हो चुकी है और फिर पछुआ हवा की गति जैसे जैसे बढ़ेगी ठंड बढ़ती जाएगी। दोस्तों, बिहार शिक्षक संघ ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन करेगी। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक संघ ने 28 और 29 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यह धरना प्रदर्शन बिहार विधानमंडल के सामने होगा। जब बिहार शिक्षक संघ का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो कि सरकार ने लाई है वह शिक्षकों के हित में नहीं है। जहाँ शिक्षक संघ के इस आह्वान पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने शनिवार को कहा कि बिहार शिक्षक संघ का आंदोलन अनावश्यक है। जो पॉलिसी ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार ने बनाई है वो पॉलिसी शिक्षकों के हित में है, ये कहना है जेडीयू नेता का। वहीं पर जेडीयू ने जहां पर शिक्षक संघ के इस आह्वान को गलत बताया है, वहीं पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि ये उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने उनकी भलाई के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाई है। जब शिक्षक और शिक्षक संघ को सरकार का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में यातायात पुलिस ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 5591 वाहन चालकों की पहचान की है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी ऐसे चालकों के रूप में पहचाने गए हैं जिन्होंने बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है और फिर उनके खिलाफ 5 बार से अधिक चालान हो चुके हैं। यह खबर के अनुसार ये सभी वाहन चालक लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिनके खिलाफ 5 या फिर उससे अधिक चालान हुए। जब उनकी ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि यातायात पुलिस ने परिवहन पदाधिकारी को 133 व्यक्तियों के लाइसेंस को तुरंत निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा है, जहां इन लोगों का पिछले 6 महीने में 20 या उससे अधिक बार चालान हुए हैं। अब इन सभी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस के अधिकारियों के अनुसार ऐसे चालकों की लापरवाही सड़क पर दुर्घटनाओं को बढ़ा सकती है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा ये भी कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और निस्तीकरण की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जाएगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी संदेश दिया जा सके। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बीपीएससी के ट्राई की तर्ज पर अब सक्षमता परीक्षा होगी। जी आपको बता दूं कि बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि नियोजित शिक्षकों के तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। जहां नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन हो, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी कहा था कि ऑनलाइन मोड में ही भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन आनंद किशोर ने बताया है कि उन्हें जो विभाग से निर्देश प्राप्त है, ऑनलाइन मोड में ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। आनंद किशोर ने कहा है कि सक्षमता 3 के लिए बीएसईबी 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा। पहले दूसरे और फिर तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, उसी तर्ज पर सक्षमता 3 का सिलेबस होगा। दोस्तों, कहते हैं कि देश में बहुत बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी की वजह से युवा बेरोजगार बैठे हैं घर पर। और युवाओं का भी कहना है कि देश में बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे युवा है जो कि एक दिन में 5-5 सरकारी नौकरियां हासिल कर रही है। जी हाँ, आपको हम एक ऐसी ही बिटिया के बारे में बताएंगे जो 5 दिन में 5 सरकारी नौकरी हासिल करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर दिल में कुछ करने गुजरने का जज्बा हो तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। बिहार की बेटी ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। बिहार के जमुई की रहने वाली टीनू सिंह का बस एक ही सपना था कि सरकारी अफसर बनना है। अपने इस सपने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। आज ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि टीनू सिंह ने 5 दिन में 5 सरकारी नौकरियां हासिल करके इतिहास रच दिया है। जब टीनू सिंह के पिता मुन्ना सिंह सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, वहीं पर टीनू की मां पिंकी सिंह का सिलेक्शन टीचर के तौर पर हुआ था, लेकिन परिवार को संभालने के चक्कर में उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। टीनू सिंह ने अंग्रेजी में मास्टर्स के अलावा बीएड भी किया है। माता पिता की बेटी सरकारी अफसर बने,
इसलिए टीनू भी सरकारी नौकरी करना चाहती थी। दरअसल टीनू सिंह पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुटी हुई थी। जब वह कई प्रतियोगिताएं परीक्षा भी दे चुकी थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी रही थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। उन्होंने पिछले साल 22 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 5 दिन में 5 प्रतियोगिताएं पास करके 5 सरकारी नौकरियों में कब्जा जमा करके देश भर में सुर्खियां बटोर ली थी। टीनू सिंह ने जिन 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की है, उनमें पहली कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की है, जबकि बाकी 3 नौकरियों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। टीनू का सबसे पहले चयन 22 दिसंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए हुआ। इसके बाद 23 दिसंबर को बीएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनी। टीनू सिंह ने 25 दिसंबर को बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षा बोर्ड में 6 से 8 वर्ग में कामयाबी हासिल की। फिर 26 दिसंबर को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी हुए माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 वर्ग में भी सफलता रही। इसके बाद उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ। शिक्षक की इन 3 नौकरियों के बजाय टीनू ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट स्वीकार की। टीनू सिंह अब अफसर बिटिया बनकर के पटना सचिवालय में बैठी है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री में लापरवाही बरतने वाले 100 प्रधान अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिससे हरकत मच गया है। खबर के अनुसार इन प्रधान अध्यापकों का वेतन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। विभाग ने पहले ही निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन ज्यादा समय 72 घंटे के बाद भी कार्य नहीं हुआ, जिसके बाद विभाग ने इन प्रधान अध्यापकों पर कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि बीईओ यानी कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इन प्रधान अध्यापकों को 24 घंटे के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये कदम राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और फिर बेहतर निगरानी के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि स्टूडेंट डेटा को सही तरीके से अपलोड किया जा सके। दरअसल गोपालगंज जिले के इन स्कूलों में 100% एंट्री नहीं होने पर 23 अक्टूबर को प्रधान अध्यापकों को 72 घंटे का समय प्रोफाइल अपलोड करने के लिए दिया गया था, लेकिन 72 घंटे पूर्ण होने के बाद भी नहीं किया था। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और घर बैठे गिट्टी बालू ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये काम आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब घर बैठे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खाना मंगा सकते थे, लेकिन अब आप घर बैठे गिट्टी और बालू भी ऑर्डर दे सकते हैं, मंगा सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में गिट्टी और बालू को डिजिटल तरीके से बिक्री करने के लिए नीतीश सरकार ने एक नया प्लान तैयार कर दिया है। आपको बता दूं कि अब अमेजन और फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट के तर्ज पर घर बैठे गिट्टी और बालू की खरीदारी कर सकेंगे। जब बताया जाता है कि आगामी 2 से 3 माह में बालू की ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सभी नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खनन सॉफ्ट वेबसाइट के माध्यम से बिक्री शुरू करने की तैयारी चल रही है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि खनन सॉफ्ट वेबसाइट पर लाल और सफेद बालू के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किया जाएगा। सोन नदी का लाल बालू और गंगा नदी के सफेद बालू रेट का उल्लेख रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से बालू चयन करके ऑर्डर कर सकेंगे। आपको बता दूं कि बालू पहुंचाने का स्थान या फिर डिलीवरी पॉइंट का जिक्र करना होगा। जगह का पूरा विवरण डालने पर गाड़ी का भाड़ा बता दिया जाएगा। अलग अलग लोकेशन के लिए किराया की दर अलग होगी। ध्यान रहे कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही ऑर्डर बुक किया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बिहार से जुड़े हुए कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे को अब तक पूरा न करने का आरोप लगाया है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी के जमुई दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब राज्य है। यह राज्य की 52% आबादी स्वास्थ्य और फिर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कांग्रेस नेता ने 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2017 तक सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं और बाकी 1 लाख करोड़ रुपए का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। जयराम रमेश ने पूछा है कि इस वादे का क्या हुआ और क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था। दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक विरोधी दल की मान्यता दी है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र के जरिए बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्य सचेतक विरोधी दल की मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया था। बिहार विधान परिषद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक बनाया है। दोस्तों,
दोस्तों बीपीएससी के द्वारा चयनित भागलपुर जिले के 14 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके पीछे प्रमुख कारण उनके शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लंघन और फिर धोखाधड़ी की मामला है, जिसे लेकर के इन पर कार्रवाई की गई है। खबर के अनुसार इन शिक्षकों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त किए थे, जो कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य मानक है। इसके अलावा इन शिक्षकों ने बिहार राज्य के उम्मीदवारों को मिलने वाली 5% छूट का भी लाभ उठाया था। आपको बता दूं कि टीचर भर्ती में 5% छूट का लाभ केवल बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए ही होती है, लेकिन ये शिक्षक बिहार के मूल निवासी नहीं थे और फिर भी उन्होंने बिहार के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित छूट का लाभ दिया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों को 2 बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, आपको बता दूं कि अब हर महीने बिहार के एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, जो नवंबर महीने की शिक्षण कार्य के आधार पर चुने जाएंगे। ये पुरस्कार दिसंबर महीने से शुरू होगा और फिर इसे देने के लिए शिक्षक प्रधान अध्यापक को हर महीने की 10 तारीख तक संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। खबर के अनुसार शिक्षकों को ये पुरस्कार उनकी मेहनत और फिर शिक्षण कौशल को मान्यता देने के लिए दिया जाएगा। इससे न केवल शिक्षक प्रेरित होंगे बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए राहत दी जाएगी। दोस्तों नीतीश कुमार की शराबबंदी से करोड़ों रुपए के भैंस परेशान हो गए हैं। सोनपुर मेले में यूपी से आया ये भैंस सुस्त पड़ गया है। जब विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में उत्तर प्रदेश से आया 2 करोड़ का भैंस परेशान हो गया है। नीतीश कुमार की शराबबंदी ने इस भैंसे को सुस्त कर दिया है। जहाँ अपने भैंसे को लेकर के सोनपुर मेले में आए पशुपालक भी चिंता में है। दरअसल सोनपुर मेले में बनारस से आया 2 करोड़ 5 लाख रुपए का मुर्रा नस्ल का भैंस लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बनारस से इसे लेकर के पहुंचे राम जतन यादव ने बताया है कि ये अनोखा भैंस संतरा, गेहूं, मसूर के दाने खाता है। इस भैंसा से जिस भैंस का गर्भधारण कराया जाता है उसका बच्चा उच्च नस्ल का होता है, इसलिए इस भैंसे की कीमत काफी ज्यादा है। जब भैंसे के मालिक राम जतन यादव ने बताया है कि उनका भैंस हर रोज 2 बियर पीता है। जब खाने के साथ 2 बियर दिया जाता है, इससे वो पूरे दिन मस्त रहता है। लेकिन बिहार में बियर पर प्रतिबंध होने के कारण भैंसे को बियर नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया है कि बियर नहीं मिलने से भैंसे की चमक फीकी पड़ गई है और वे सुस्त पड़ते दिख रहे हैं। जब पशुपालक राम जतन यादव ने बताया है कि उनकी सोनपुर आकर के एक भैंस की भी तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने बताया है कि दूर से आने में भैंस को परेशानी हुई है, इसके कारण ही उसकी तबीयत खराब हो गई है। भैंस ने दूध देना भी कम कर दिया है। दोस्तों बिहार में सक्षमता परीक्षा में पास और काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले में मुख्यालय से एक अफसर की तैनाती की है, जिनकी निगरानी में प्रखंड मुख्यालय स्तर पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति के बाद संबंधित शिक्षक विशिष्ट अध्यापक का दर्जा प्राप्त करेंगे और सरकारी सेवक बन जाएंगे। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की तरह सरकारी सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों बिहार में भूत का मेला लगा है। आपको बता दूं कि मेला आपने देखा होगा, कई तरीके के मेले होते हैं, लेकिन भूत का मेला कभी देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको भी बताएंगे, क्योंकि बिहार में ये मेला लगता है। जहां हमारा देश आज चांद पर चला गया, लेकिन आज भी अंधविश्वास की तरह लोगों का काफी झुकाव है। कई इलाकों में आज भी अंधविश्वास साइंस पर भारी पड़ता हुआ साफ नजर आ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण कार्तिक पूर्णिमा की रात हाजीपुर के कुनहरा घाट में देखने को मिला है। यहाँ पर भूत भगाने का खेल पूरी रात कुनहरा घाट पर चलता रहा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मेले को लेकर के वैशाली जिला प्रशासन भी लगभग 1 महीने से इस भूत के मेले के आयोजन के लिए लगातार मेहनत करते हुए नजर आती है। विधि व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने बताया है कि 10 दिन से कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के तैयारी चल रही है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी आदेश दिए गए हैं। जब वहीं पर 1000 कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है, तो फिर 400 पर अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरे से नजर रखा जा रहा है। व्यापक तैयारी की गई थी। भारी संख्या में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं पर मेले में आए हुए लोगों ने कहा कि भूतों को पकड़ने और फिर भगाने के लिए भारी संख्या में भगत और ओझा यानी कि तांत्रिक भी इस मेले में पहुंचते हैं, जहां पर भगत और ओझा की दुकान पूरी रात चलती रहती है। यह तांत्रिक रात भर चलने वाले इस अनुष्ठान के दौरान भूत से परेशान लोगों को निजात दिलाते हुए दिखते हैं। जब भूतों को पकड़ने और फिर भगाने का दावा करने वाले ओझा भी इस मेले में बड़ी संख्या में आकर के अपनी मंडली लगाते हैं। जगह जगह
ओझाओं की मंडली सजी होती है जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे होते हैं। जब भूत भगाने का तस्वीर देखने को मिलता है, यहाँ पर अजीबोगरीब दृश्य दिखता है। कहीं तो भूत भगाने के लिए महिलाओं को बालों से खींचा जाता है, तो फिर कहीं छड़ी यानी कि स्थानीय भाषा में जिसे बेत कहते हैं, लाठी कहते हैं, उससे पिटाई भी की जाती है। जब भूतों के इस अजूबे मेले में आए ओझाओं के दावे भी आपको अजूबे लगेंगे। यह सबसे मजेदार बात यह होती है कि भूतों की भाषा सिर्फ ओझा यानी कि तांत्रिक और भगत ही समझते हैं, आम आदमी नहीं समझते हैं। अजीब सी बात यह है कि इस भूत की भाषा पूर्णिमा की रात पहुंचे भगत और फिर ओझा ही समझ पाते हैं। कहानी भूत भगाने के नाम पर महिलाओं को बाल से पकड़ करके गंगा स्नान कराया जाता है। इतना ही नहीं, बेत से पिटाई भी की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूरे बिहार से हाजीपुर के कोनहड़ा घाट पर गंगा स्नान करने में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के अंदर शराब से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना गैर कानूनी माना जाता है। इसके रोकथाम को लेकर के कठोर सजा का भी प्रावधान है, लिहाजा कई लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है और फिर उन्हें अदालत के समक्ष पेश भी किया जाता है। अब इस मामले में अदालत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किए गए डिमोशन के आदेश को रद्द करते हुए बिहार के शराबबंदी कानून पर गंभीर टिप्पणी की है। जी हां, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में शराब और फिर अन्य अवैध सामानों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। जब कोर्ट ने कहा है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 को राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की जीवन स्तर पर सार्वजनिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से लागू किया था, लेकिन ये कानून कई कारणों से इतिहास की गलत दिशा में चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला न्यायमूर्ति पूर्णेंद्र सिंह द्वारा 29 अक्टूबर को सुनाया गया था और 13 नवंबर को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया गया। जब कोर्ट का ये फैसला मुकेश कुमार पासवान द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में आया है। न्यायमूर्ति सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस, एक्साइज, राज्य वाणिज्य कर और फिर परिवहन विभाग के अधिकारी इस शराबबंदी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कमाई का जरिया है। जो शराब तस्करी में शामिल बड़े व्यापारियों और फिर सिंडिकेट ऑपरेटरों के खिलाफ बहुत कम मामला दर्ज होता है। वहीं पर शराब पीने वाले गरीब या फिर नकली शराब के शिकार हुए लोगों के खिलाफ अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। ये कानून मुख्य रूप से राज्य के यानी कि बिहार के गरीब लोगों के लिए ही मुसीबत का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। जब पुलिस अक्सर तस्करों के खिलाफ मिली भगत में काम करती है, कानून से बचने के लिए नए तरीके विकसित किए गए हैं। किशनगंज के खोदागंज के अंतर्गत बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अब इसको लेकर के ग्रामीण काफी आक्रोश हैं और वीडियो को आवेदन देकर के कार्रवाई करने की मांग की है। उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आप कोचा दमन के बरबट्टा हाट बंधन बैंक के निकट गफ्फारी ज्वेलर्स बोरोकोठी में आ सकते हैं। यहाँ से सोना चांदी के सभी प्रकार का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर 100% सरकारी हॉलमार्क के साथ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में बात किया जाए तो मामला किशनगंज का है, जहाँ पर किशनगंज के खोदागंज के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर के ग्रामीण आक्रोश है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मद नगर पंचायत के खोदागंज के अंतर्गत स्थित बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जहां लोकल बालू, लोकल गिट्टी, घटिया सीमेंट, घटिया किस्म का लोहा आदि गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करके भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी समय से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। शनिवार को पंचायत के रोहित सिन्हा, असगर आलम, फिरोज आलम, शुभम सिन्हा, राहुल सिन्हा सहित कई ग्रामीणों ने मिलकर के कार्य में हो रहे अनियमितता की जांच की मांग करते हुए प्रखंड कार्यालय बहादुरगंज पहुंचे, जहां पर लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र तांती को लिखित आवेदन देते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र की जांच करके संवेदक पर विधिवत कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर बहादुरगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र तांती ने बताया है कि ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।